तो बच्चों, आज मैं आपके लिए हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार से कविता नंबर 3 पहली बूंद लेकर आया हूँ। और इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। आइए सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल। इनका जन्म 1923 और मृत्यु 2007। ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरमा कविताएं लिखी है। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे, इस कविता में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन ने ली अंगड़ाई। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पावस ऋतु का वर्णन किया है। पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस, कि वह वर्षा ऋतु का जो प्रथम दिन था जब उस बरसात की पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद अर्थात धरा पर, हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर जब पहली बूंद बारिश की गिरी, तो वह ऋतु थी हमारी वर्षा ऋतु। और बरसात होते ही देखिए हमारे पर्यावरण में अथवा धरती में क्या निखार आता है। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन ने ली अंगड़ाई। अब अंकुर फूट पड़ा धरती से, अंकुर का अर्थ होता है बीज का फूटना। तो जो मिट्टी में जो बीज दबे हुए थे वो बारिश का पानी पाते ही वो अंकुरित हो आते हैं। और इस प्रकार से नव जीवन ने ली अंगड़ाई। अंगड़ाई अर्थात शरीर का तानना। तो इस प्रकार से पहली बूंद की गिरते ही जो दाने थे, अनाज के दाने, वो अंकुरित हो जाते हैं और वो तन करके खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर एक प्रकार की अंगड़ाई आ जाती है। आगे कवि कहते हैं कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकित मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर, अधर अर्थात होठ, गिरी बूंद अमृत से आकर, तो वह वर्षा ऋतु की जो पहली बूंद जब इस धरती पर आकर गिरती है, तो वह जो बूंद थी वह अमृत के समान थी। क्योंकि जब वो बूंद हमारी धरती पर आई तब उससे पहले हमारी धरती सूखी थी, बंजर थी। लेकिन बरसात की पहली बूंद गिरते ही वह पहली बूंद अमृत के समान मानी गई है। और पहली बूंद गिरते ही देखिए प्रकृति में क्या निखार आता है कि वसुंधरा की रोमावली सी हरी दुब पुलकी मुस्काई। वसुंधरा अर्थात हमारी धरती पृथ्वी, रोमावली सी अर्थात रोम की तरह, जो हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं उसे रोम कहा गया है। तो रोमावली, तो जिस प्रकार से अंकुरित होकर के जो दाने हैं वो बाहर निकल जाते हैं, फूट पड़ते हैं, और दूसरी ओर जो हरी घास थी, हरी हरी दूब, वह भी जो मुरझा चुकी थी वो मुस्कुराने लगी। तो वसुंधरा की जो रोमावली है वो रोमावली किसे कहा गया है? हरी दूब को कहा गया है। तो जो हरी दूब थी उसमें भी एक प्रकार का मुस्कान आ जाता है, एक प्रकार का निखार आ जाता है। लेकिन वर्षा ऋतु से पहले ये हरी दूब भी मुरझा गई थी। तो इस प्रकार से हरी दूब भी मुस्कुराने लगी। लेकिन कब? जब पहली बूंद धरा पर आई। उस वर्षा ऋतु में, उस पावस ऋतु में जब पहली बूंद पृथ्वी पे गिरती है और पृथ्वी पे गिरते ही पृथ्वी के जो अधर थे, सूख गए थे, वह सुखावट दूर हो जाती है। जो दूब मुरझा गए थे वह दूब में एक प्रकार का निखार जाता है, हरी दूब भी मुस्कुराने लगती है। आगे कवि कहते हैं, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों से स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तड़पड़ाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में जो परिवर्तन आया, जो निखार आया, उसका वर्णन किया है। वे कहते हैं कि आसमान में उमड़ा सागर। अब आसमान में भी सागर उमड़ता है? नहीं, लेकिन काले काले जो बादल है वे जल रूपी, वे सागर रूपी बादल है, वो उमड़ रहे हैं, घूमड़ रहे हैं।
और लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। और यहाँ पे बिजली चमक रही है, लेकिन किस तरह से? सोने की तरह। जिस प्रकार से स्वर्णिम बिजली होती है उसकी बात कही है। तो बिजली सुनहरे पर लगाकर, पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो ऐसा लग रहा है। लेकिन कौन? सागर। सागर उमड़ घुमड़ कर बिजली रूपी पंख लगा करके आसमान में उड़ रहा है। और आगे कवि कहते हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं। और ये नगाड़े बजा करके, अर्थात बादलों की जो गर्जना है, जो भयंकर आवाज है, वह आवाज कर करके वो लोगों को जगा रहा है। लेकिन किसे जगा रहा है? बादल धरती की तरुणाई। तरुणाई अर्थात यौवन। तो हमारी जो धरती, इससे पहले हम देखे थे ना, जो मुरझा गई थी, होठ सूख गए थे, तो उसकी जो जवानी को, यौवन को, वह क्या कर रहा है? जगा रहा है। नगाड़े बजा बजा करके, हे धरती, अब बरसात की शुरुआत हो चुकी है, तुम्हारे अंदर एक प्रकार का अलग सौंदर्य, एक अलग प्रकार का निखार आने वाला है। लेकिन कब? पहली बूंद जब धरा पर आई। और कवि कहते हैं, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। देखो, कवि कहते हैं कि नीले नयनों सा यह अंबर। नयन का अर्थ होता है आंख, नेत्र, और अंबर का अर्थ होता है आकाश। तो यहाँ पे देखिए, कवि ने इन नयनों को क्या कहा है? अंबर कहा है, अर्थात आसमान। लेकिन नयन कैसे हैं? नीले रंग के। नीले रंग के आंख रूपी जो अंबर है, उसमें कहा है कि काली पुतलियों से ये जलधर। हमारे आंख में हम देख सकते हैं जो काली पुतलियां हैं, तो ये काली पुतलियां क्या है? काले बादल है। और इन बादलों में से जो अश्रु बह रही है, वो जलधार अर्थात बरसात बह रही है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि बादल धरती के दुखों से दुखी होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, कि धरती के दुख से उसको भी दुखी हुई है, अर्थात बादल भी दुखी हुआ है, और बादल के आंखों में से आंसू बरस रहे हैं। धरती की चिर प्यास बुझाई। इस प्रकार से इस पानी के द्वारा, इस आंसू के द्वारा जो हमारी धरती प्यासी थी, उस प्यासी को उसने क्या किया? पानी दिया, उसकी प्यास को बुझाई। लेकिन ये प्यास चिरकाल की थी, लंबे समय से चली आ रही थी। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला। अब देखिए, धरती हमारी कैसी हो गई थी? बूढ़ी हो गई थी। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु की पहली बूंद इस धरती पे गिरी, तो हमारी धरती शस्य श्यामला हो गई, अर्थात जो धरती, जो खेत थे, वे खेत हरे भरे हो गए, बनने को फिर ललचाई। इस प्रकार से सर्वत्र हरियाली छाने के लिए हरियाली छा जाती है, और हरियाली छाने के लिए हमारी धरती फिर से ललचाने लगती है, अर्थात तैयार हो जाती है। उसके अंदर फिर से इच्छा जगती है हरा भरा होने की। लेकिन ये इच्छा कब आती है? कि जब पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद बरसात की धरा पर गिरी। नमस्कार बच्चों।